नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से और रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का अपडेट आपको दे देते हैं कि कुछ ही देर में महंगाई पर बैठक होने वाली है। जरूरी कमोडिटी की महंगाई रोकने पर सरकार का काफी ज्यादा फोकस हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कुछ बड़े फैसले, जैसे एक्सपोर्ट बैन, चाहे वो गेहूं का हो, शुगर एक्सपोर्ट बैन का फैसला लिया गया हो, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की गई। तो महंगाई पर सरकार का एक अहम फोकस है और इसी मुद्दे को लेकर आज एक अहम बैठक है। और खबर ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि चावल और दलहन एक्सपोर्ट पर पाबंदी की संभावना लगाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि कैसे महंगाई को कम किया जाए। स्टॉक लिमिट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी जैसी तमाम संभावनाएं यहां पर बरकरार है। और सरकार की जो प्राइस मॉनिटरिंग की कमेटी है, उनकी एक एक एसेंशियल कमोडिटीज की महंगाई पर नजर है और हर जरूरी कमोडिटी की महंगाई रोकने पर सरकार का पूरा फोकस है। कैबिनेट सचिव की अगुवाई में यह बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बैठक में क्या कुछ होगा, ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले आपको ये डिटेल्स हम बताते रहेंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज एक अहम खबर का भी डिटेल दे दे। जो चावल की खबर जो हम बता रहे थे, हेडलाइन में भी बताया आपको कि चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी की योजना सरकार बना रही है। स्टॉक लिमिट जैसे लगाए गए थे शुगर को लेकर, जो 1 जून से जो स्टॉक लिमिट लग जाएगी, उसी तर्ज पर चावल एक्सपोर्ट पर भी तैयारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, नीलेश वीरा साहब हैं। उनसे बात करते हैं, चावल एक्सपोर्टर हैं। नीलेश सर, क्या लग रहा है ये चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी से कितना असर आप लोगों के कारोबार पर होगा? हालांकि ये खबर भी मिल रही कि नॉन बासमती राइस पर ही सिर्फ एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। नॉन बासमती राइस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और हम हर बार ऐसी कोई घटनाएं करेंगे जिससे एक्सपोर्ट का व्यापार अटक जाएगा, क्योंकि लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबके, तो उस पर से बिल्कुल बैन या एकदम से ही रोक लगाना उचित नहीं होगा। और खास करके जो आज के 2-3 सालों में सरकार ने जो छोटे छोटे एक्सपोर्टरों को बढ़ावा दिया है, जो मिक्स मर्चेंडाइज बेचते हैं, मतलब विश्व भर के स्टोर्स में डायरेक्टली अब इंडिया से माल पैक होके जाता है, उन लोगों को तो कम से कम अलाउ करना चाहिए। जो बड़ी क्वांटिटी जा रही है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण ला सकते हैं, लेकिन आज के डेट में लोकल मार्केटों में कोई भाव बढ़ गया या कोई शॉर्टेज है, ऐसा कोई नॉन बासमती में कोई इफेक्ट नहीं है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर नॉन बासमती के ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट बैन लाना। सर, आप लोग कितना एक्सपोर्ट के अगर क्वांटम की बात करें तो कितना एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, और क्या इससे आप लोगों पे कितना असर होगा, या इसके लिए आप लोग तैयार हैं पहले से ही? नहीं, देखिए, एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ सम अदर कंट्रीज। पिछली बार, इस बार भी ऐसा हो गया कि वियतनाम जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है उसने इंडिया से माल लिया। तो विश्व भर में ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की साइकिल है वो रिवर्स चल रही है, इसलिए हर जगह शॉर्टेजेस दिखते हैं और इसलिए हर देश अपना अपना एक नी जर्क रिएक्शन दे करके उसको अटकाने की कोशिश करता है। आइडिया यही है कि सप्लाई चेन चालू रहे, थोड़ा सा नियंत्रण रखें ताकि लोकल पॉपुलेशन को महंगाई न सहन करनी पड़े। लोकल प्राइस की अगर बात करें तो किस तरह, क्या प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में किसी तरह का फ्लक्चुएशन, तेजी या मंदी देखने को मिली है क्या राइस को लेकर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लोकल नॉन बासमती राइस पर कोई प्राइस का इफेक्ट नहीं है। सेकेंडली, चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि केंद्र सरकार की वेरियस स्कीम्स चलती हैं, उसके माध्यम से फ्री या 1 रुपया किलो या 2 रुपया किलो या इस तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पर भी जो देश के न्यूनतम वर्ग हैं उन तक गवर्नमेंट की योजनाओं से राइस एंड व्हीट पहुंच ही रहा है। तो देयर वोंट बी एनी अदर इफेक्ट ऑन द जनरल पब्लिक इन जनरल। अब नीलेश जी, आखिरी सवाल, क्या सरकार की तरफ से एज ए एक्सपोर्टर आपको किसी तरह का इंटीमेशन एडवांस में आप लोगों को मिला है, या कुछ ऐसे सेंस मिल रहे हैं कि सरकार की क्या तैयारी है? नहीं,
हमारे सूत्र ने जो हमको समझाया है, हमने जितनी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है, हमको ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव चर्चा में नहीं। ओके, चलिए शुक्रिया नीलेश जी, एक अहम खबर पर आपने वक्त निकाला। आगे भी अगर इस पर कुछ फैसला आता है तो फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है राइस को लेकर? राइस पर भी एक अहम फैसले की उम्मीद है। लग रहा है कि एक्सपोर्ट लिमिट या एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन किया जा सकता है। क्या लग रहा है इससे? और ओवरऑल राइस के प्राइस ट्रेंड की बात करें तो क्या लग रहा है? क्या प्राइस वाकई ग्राउंड पर बढ़ रहे हैं? हालांकि नीलेश जी बोल रहे थे कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो राइस का प्राइस आउटलुक क्या है? गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होती है उसमें वीट का कंपोनेंट कम करके राइस का कुछ जगह पे बढ़ाया है। और वीट के एक्सपोर्ट के बैन के बाद इसकी कितनी डिमांड प्रोफाइल पे क्या फर्क आएगा, इट इज टू अर्ली टू कॉल। कोई जजमेंट पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मॉनसून राउंड द कॉर्नर है। प्लस अगर यूक्रेन से निर्यात खोल दिया जाता है एज ए ग्रेन कॉरिडोर, तो काफी बड़ा सप्लाई ग्रेन्स का और ऑयल सीड्स का यूक्रेन से वर्ल्ड मार्केट में आएगा, तो वो सभी चीजों में दबाव ला सकता है। आज हम 2 दिन से वीट में सेल ऑफ देख रहे हैं शिकागो में। वो देखते हुए अभी और खास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इन्फ्लेशन फाइटिंग है वो काफी स्ट्रांग है, तो दबाव थोड़ा रहेगा हर एसेंशियल कमोडिटीज पे। ओके, चलिए व्हीट को लेकर क्या लग रहा है? व्हीट के कई सारे सवाल भी आते रहते हैं, कई दर्शक पूछना भी चाह रहे हैं कि व्हीट में क्या हो रहा है, क्या घरेलू बाजार में दाम कम होंगे या अभी और तेजी बाकी है? यहाँ पर क्या करना चाहिए व्हीट के जो स्टॉकिस्ट हो, ट्रेडर हो या किसान हो? बीरेंद्र सर, व्हीट में फैक्टर है वो ये है कि ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज काफी है। अमेरिका का जो व्हीट आउटलुक है, रेटिंग जिसको बोलते हैं क्रॉप रेटिंग, वो काफी खराब है। साथ ही साथ फ्रेंच ड्रॉट, फ्रेंच में भी 2 वीक पहले काफी अच्छा आउटलुक था, बट 2 वीक में वहां भी गर्मी हीट वेव की इफेक्ट हुई है, तो 89 से गिरकर अब 61% ही अच्छा रह गया है। तो मेन फैक्टर तो ये रहेगा कि यूक्रेन से माल रिलीज होता है या नहीं, मींस ब्लैक सी व्हीट अगर रिलीज होता है या नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो व्हीट की शॉर्टेज आने वाले दिनों में, स्पेशली सेकंड क्वार्टर के अंत में, यानी जुलाई सितंबर अक्टूबर, ये जो टाइम है जब अपनी फेस्टिवल डिमांड भी होगी। अभी तो समर को चलते हुए कंजम्पशन काफी स्लो है हर चीजों का, बट एक बार टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए और फेस्टिवल शुरू हो तब जो कंजम्पशन पिकअप आए तो उस समय पोटेंशियल डिमांड के सामने सप्लाई शायद कम पड़ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी। ओके, चलिए, लेकिन अब इतनी महंगाई की चर्चा हम कर रहे हैं, सरकार की लगातार कोशिश है, कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होने वाली है, लेकिन महंगाई रोकने में सबसे ज़्यादा अहम मॉनसून का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो मॉनसून को लेकर क्या स्थिति है, ये पता करते हैं अपने इस सेगमेंट में मॉनसून मीटर में। चलिए, मॉनसून मीटर का जायजा देने के लिए हमारे साथ महेश पलावत साहब है स्काईमेट से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों का अनुमान था 26 मई तक मॉनसून केरल में दस्तक दे देगा, 27 मई तक का आईएमडी का भी अनुमान था, लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति बदल रही है क्या मॉनसून को लेकर? देखिए, अभी जो हमने अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने लगभग बराबर ही था, और अब हमने बोला था कि 2 या 3 दिन आगे या पीछे हो सकता है, तो अब ये कह सकते हैं कि अब तो 26 आई गई, तो पीछे की ही बात कर सकते हैं हम। तो 28 तारीख के आसपास लग रहा है कि जो वेदर पैरामीटर्स हैं जो मानसून ऑनसेट के लिए जरूरी होते हैं, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन हो गया, वेस्टर्ली विंड हो गई, ये सारी चीजें होने वाली हैं। और हालांकि मानसून ऑनसेट हो जाएगा और समय से पहले होगा, 1 जून से पहले होगा, लेकिन जैसे पहले अंदाजा था कि जो साइक्लोन असानी के कारण जो साउथ वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग हुई थी, साउथ अंडमान सी पे मानसून पहले पहुंचा था और आगे भी प्रोग्रेस थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो ऑनसेट होगा वो कमजोर होगा, यानी कि वीक ऑनसेट होगा, और जो प्रोग्रेस है वो जितनी तेजी से दिखाई दे रही थी उतनी नहीं होगी। और केरल इनिशियल पीरियड में, यानी कि जून में के जो पहले हफ्ता होगा,
मानसून ऑनसेट के बाद, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, तमिलनाडु, इन इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी। केरल में थोड़ी अच्छी बारिश होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पहले भी काफी अच्छी प्री मानसून बारिश हो चुकी है, तो 28 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और हम कह सकते हैं कि मानसून का ऑनसेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी अच्छा रहने वाला है। जी, एक चीज तो साफ कर दी आपने कि मानसून 1 जून से पहले केरल में पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद की रफ्तार कैसी रहेगी और बाकी स्टेट में क्या स्थिति, जितने भी हमारे एग्री बेल्ट हो, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर क्या वो ऑनसेट जो तारीख होती है क्या उसी हिसाब से आएंगी, क्या यहाँ भी देरी होती चली जाएगी? देखिए क्या होता है कि जब मानसेट पहले हो जाए या लेट हो, इससे आगे के प्रोग्रेस का वो सरोकार नहीं होता, क्योंकि कई वेदर सिस्टम होते हैं, वेदर पैरामीटर्स होते हैं जो मानसून को पुश करते हैं। अगर लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन वगैरह बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, कुछ अरब सागर में बनते हैं, तो वो मानसून करंट को पुश करते रहते हैं, जिससे कि मानसून तेजी से आगे बढ़ता है। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बन रहा बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो मानसून को बहुत ज्यादा पुश दे। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में अगर 10 जून के आसपास तक मानसून थोड़ा सा वीक फेस में ही चलता रहेगा, लेकिन मानसून की प्रोग्रेस होती रहेगी। महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल पीरियड है, पहले लग रहा था कि मुंबई पे मानसून 6 या 7 जून से पहले ही पहुंच जाएगा, 10 जून की जो डेट है, और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। तो बारिश तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। और उसी तरह से तेलंगाना वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां लाइट ही रहेंगी पहले 10 दिनों के दौरान। और आगे की प्रोग्रेस अभी से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि ला नीना कंडीशन बनी हुई है और जो ग्लोबल जो कारक है वो फेवर में है मानसून के अच्छे रहने के, तो जून और जुलाई की बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। तो पूर्वी भारत में हो सकता है कि समय पर मानसून पहुंचे। मध्य भारत के बारे में अभी से बताना मुश्किल है, हालांकि महाराष्ट्र में भी मानसून समय से पहुंचेगा, लेकिन जो इनिशियल पीरियड है, जैसे मैंने बताया कि जो भारी बारिश की संभावना नजर आ रही थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। तो जो सोइंग है, यानी कि जो फसलों की जो बुवाई होती है, वो समय पर तो हो जाएगी, लेकिन वो जो बारिश मानसून की बहुत ज्यादा मदद किसानों को नहीं देगी शुरुआती दौर में। जी सर, बाकी राज्यों में क्या है, वहां भी देरी होगी? एग्री बेल्ट वगैरह में राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या यहाँ की क्या स्थिति, कुछ अनुमान है आपको? देखिए अभी से बताना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो अभी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि जो मतलब महाराष्ट्र वगैरह में और ईस्ट इंडिया में समय पर पहुंच जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हैं, वहां समय पर रहेगा। और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में और जो छत्तीसगढ़ के जो बाकी इलाके हैं, उस इलाके में थोड़ी सी देरी से पहुंचे। अभी का अंदाजा ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2-4 दिन की देरी हो सकती है, बहुत ज्यादा देरी अभी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे मानसून जब पहुंचेगा केरल में और जब एक बार जो वो अपनी जर्नी शुरू करेगा, तो 1 हफ्ते के बाद हमें अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से मानसून आगे बढ़ने वाला है। ओके, चलिए आपसे आगे भी बात होगी। जाते जाते आखिरी सवाल महेश जी ये मेरा होगा कि मुंबई बारिश कब पहुंच रही है? मुंबई में 28-29 तारीख के आसपास प्री मानसून गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो मानसून की बारिश है वो 10 जून के आसपास का जो डेट होती है, तो लग रहा है कि जो मानसून समय पर पहुंचेगा। समय से बहुत ज्यादा पहले अंदाजा था कि 6-7 तारीख के आसपास तेज बारिश शुरू हो जाएगी। तो लग रहा है कि 9 या 10 के आसपास ही मानसून मुंबई पहुंचेगा, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां उससे पहले शुरू हो जाएंगी जून के शुरुआती दौर में। और 28-29 तारीख से भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कुछ बातें इन्होंने साफ कर दी कि 1 जून जो रियल समय होता है केरल में मानसून पहुंचने का, उससे पहले तो जरूरी पहुंच पाएगा। हालांकि उनको लग रहा था कि पहले पहुंचे, 26-27 तक का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि उसमें 2-3 दिनों की देरी जरूर होगी, लेकिन 1 जून से पहले केरल पहुंच जाएगा। लेकिन शुरुआती 10 दिनों में जो पहले अनुमान था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वो नहीं होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। रवि जी और वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन है हिसार से, पहले कॉलर है, कॉटन केक का रेंज जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या रेंज आप देखते हैं कॉटन केक का जून वायदा में? जरूर से प्राइसेस में थोड़ा टैपेड मोमेंटम था, बाद में थोड़ी रिकवरी हमें 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिले। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी उछाल है, अगर 2920 तक जून वायदा मिलता है तो वहां पे एक बार अगर बाय हो तो एक्सिट कर लेना चाहिए। नए ट्रेडर से वहां पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। 2980 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मेरा मानना है 2750 तक के लेवल्स आपको कोकुड़ में मींस कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। बीरेन सर, आपका रेंज क्या है कॉटन केक को लेकर जून के लिए?
जून वायदा के लिए? इन्वेंटरी लेवल का है यहाँ। मैं बाय साइड नहीं प्रिफर करूंगा, काफी डिस्ट्रेस है। और एक बात ये भी नोट करनी चाहिए कि फिजिकल कॉटन केक और फ्यूचर्स के बीच का कोई कनेक्शन रहा नहीं है, दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है करुणेश है हरिद्वार से। इनका सवाल एल्यूमिनियम पर है। 242 रुपए 30 पैसे, 242 रुपीज 30 पैसे में इन्होंने शॉर्ट किया है। रवि जी क्या करें? आपका सवाल थोड़ा दूसरी बार मुझे बताएं, शायद में 242 रुपए में शॉर्ट पोजीशन है इनकी एल्यूमिनियम की। ओके, एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है, आपके प्राइसेस के करीब ही चल रहा है। यहाँ पे आप बाइंग में पोजीशन कन्वर्ट कर ले। आई थिंक आप अगर जून वायदा देखें तो वो 242 के करीब है। ये जो मई वायदा है वो थोड़ा नीचे चल रहा है। यहाँ पे एक बार एग्जिट करके बाई में पोजीशन कन्वर्ट कर ले। मुझे लग रहा है कि 247 248 तक के लेवल्स आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। 239 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई में रह सकते हैं। इन्वेंटरीज के लेवल काफी लो है। कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज चाइना की ओर से आए, क्योंकि 1 जून से एक्सपेक्टेड है कि लॉकडाउन हटेगा, तो आई थिंक ऐसा कुछ भी आता है न्यूज, पॉजिटिव साइड न्यूज आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट में रहना ही चाहिए। अगर शॉर्ट प्रेफर करना है तो आई थिंक कॉपर बेस्ट ऑप्शन है। शॉर्ट कर रहा है तो कॉपर करे। एल्यूमिनियम के शॉर्ट से निकले, आप प्रॉफिट में ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है निकलने में। अगर रवि जी को फॉलो करते तो ये एडवाइस मान सकते हैं। सज्जाद हुसैन है रामपुर से, लॉन्ग किया है चांदी इन्होंने 62,200 रुपए में। क्या करना चाहिए बीरेन सर? सिल्वर तो थोड़ी दबाव में रहेगी, हालांकि ज्यादा दबाव नहीं देख रहा हूँ, बट ये रेंज बाउंड मार्केट है और जॉबिंग के लिए काफी अच्छी है। तो 60,700-800 के लेवल पे बाय किया जाए, 60,300-400 का, यानी 300-400 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में ऑब्जेक्टिव 61,500-700 रख सकते हैं। साथ ही ऊपर में 61,500-700 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसकी रेंज ब्रॉडली 62,400-500 को क्रॉस नहीं कर पाएगी ऊपर, और नीचे में 60,500 के नीचे भी नहीं दिख रही है। 1,000 रुपए की रेंज में, 1,1500 की रेंज में रेंज बाउंड, क्योंकि मेजर ट्रिगर जो थे फेड की मीटिंग या डॉलर की कमजोरी, वो सब प्राइस इन हो गए, डिस्काउंट हो चुके हैं। चलिए अगले दर्शक है ललित है राजसमंद से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? रवि जी क्या करें नेचुरल गैस में? वोलेटिलिटी काफी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सेफ ट्रेडर है तो अवॉइड करें। अदरवाइज जिस हिसाब से ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है, नेक्स्ट मंडे तक यूरोप का ऐसा मानना है कि वो रशियन क्रूड के ऊपर सारे जो सहमत है वो बना के वो बैन का कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो रशिया की ओर से भी प्रतिक्रिया में कुछ सप्लाई डिस्टर्बेंस के रिलेटेड कंसर्न्स निकल के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां मुझे लग रहा है कि वो डिस्काउंट पे चल रहा है। 690 के करीब अगर मिले जून कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्सपायरी के नजदीक है, तो वहां पे थोड़े वॉल्यूम कम है, तो आई थिंक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 690 के करीब आप बाय करके चले। शॉर्ट टर्म के लिए 678 का स्टॉप लॉस लगाए और 720 तक मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। ऑल ओवर ट्रेंड मुझे वहां पे अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। शायद नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर मिले, बट इंट्राडे के लिए या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए पॉजिटिव सेट रहना चाहिए। अगले दर्शक भी नेचुरल गैस पर ही है, आलोक नाम है इनका। बीरेन जी क्या सलाह देंगे, नेचुरल गैस खरीदें या बेचें आज शाम के लिए? मैं इंट्राडे करता हूँ, और जैसे कि अभी की स्थिति में तो मैं इसमें डायरेक्शनल बेट भी लेना नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि काफी हाइपर वोलेटाइल आगे देख रही है। शायद में भी नाइमेक्स को वो 11-12 डॉलर क्रॉस कर जाए, जो अभी 8, 8.5, 8.9 चल रही है वो। तो इंडियन टर्म्स में, क्योंकि फॉरिन में $16 वाली ये $9 है, इंडिया में ऑल टाइम हाई है रूपी फैक्टर के हिसाब से। तो रूपी टर्म्स में ही हम MCX की बात करते हैं, तो रूपी टर्म्स में यहाँ से हम और 150-200 की अपसाइड देख सकते हैं। एंड इसकी जो इंटरनल वोलेटिलिटी है वो काफी तेज है, मीन्स वीकली 25-30% तक की है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। चलिए अगले दर्शक है पवन हिसार से। दूसरा सवाल इनका ग्वार सीड पर है। बीरेन जी आपसे ही जानना चाहें कि ग्वार सीड का रेंज क्या रहेगा? ग्वार सीड करंट अट्रैक्टिव है। 1000 के नीचे का ग्वार सीड डायरेक्शनल बेट के लिए, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ बेट जो बाय एंड होल्ड करके चलते हैं उनके लिए अट्रैक्टिव बेट है। 60 रुपया 70 रुपया का ब्याज, यानी 1% का ब्याज है, उसकी इंटरनल वोलेटिलिटी देख के ये निकल जाएगा, तो मैं इसमें बाय साइड प्रेफर करता हूँ।
ये दर्शक हैं, गूगले हैं महाराष्ट्र से। एनजी और क्रूड पर इनका टारगेट हिट हो गया है बिटूपन मजुमदार सर की कॉल के लिए। चलिए बधाई हो आपके बिटूपन आपको कि आपने बढ़िया कॉल दिया गूगले जी को। अगले दर्शक का सवाल देख लेते। चेतन है एमपी से। 70,000 तक क्या चांदी जा सकती है बीरेन जी? लग रहा है 70,000 चांदी? पिछले 25 ढाई साल में ये कम से कम 8 बार 70,000 हुई है, 8 बार 60,000 हुई है। तो ये शटल सर्विस टाइप का, इसमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी आता रहता है। अगला रेट कट अगर बड़ा नहीं होगा, यानी 50 बेसिस पॉइंट के बदले छोटा होगा, तो में भी जा सकती है, बट वो अभी कहना मुश्किल है। अब सुरजीत दिल्ली से है, 5 लॉट जिंक खरीदना चाह रहे हैं रवि जी, क्या सलाह देंगे इनको? जिंक में थोड़ा इन्वेंट्री का इश्यू है। जब भी प्राइस बढ़ते हैं तब इन्वेंट्रीज अगर एलएमई में देखे तो उसका कोरिलेशन वहां पे अभी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एवरी 1 रुपए के डिक्लाइन पे आप रख दो अभी मिल्स ट्रेडिंग के लिए। अभी 21 के करीब प्राइस चल रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ से 5 रुपया नीचे तक आप एक बार प्राइस के एवरी सिंगल रुपी पे एक लॉट लेने के लिए रख दो। आपका एवरेज 317 के करीब होगा, 1750 के करीब। आई थिंक ये एक प्रेफर स्ट्रेटेजी हो सकती है। सारे को स्टॉप लॉस 312 का लगाना है और मुझे लग रहा है कि 328 तक के एक लिमिटेड टारगेट के लिए एक्यूमुलेशन अप्रोच एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। सवाल रह जा रहे हैं। फरहान रामपुर से है, 3 महीने का मेंथा का आउटलुक जानना चाह रहे हैं बीरेन सर, क्या करें? काफी दबाव फिर भी हेजर के लिए अच्छी है। वो करीबन 20-25 रुपया का ब्याज बदला देती है, तो बाई कैश एंड सेल फ्यूचर्स ऐसे हेज करने में 12-15% का रिटर्न देती है। आउटराइट बाइंग और आउटराइट सेलिंग के बदले हेजर मुझे लो रिस्क कम रिस्क वाली स्ट्रेटेजी लग रही है। महीने का आउटलुक शॉर्ट में बताइएगा रवि जी मेंथा का। मेंथा का मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट यस एक लिमिटेड 970-980 तक अगर कोई स्ट्रेटेजी लेनी है तो आई थिंक वहां पे आप बाय कर सकते हैं 970-80 करीब। टारगेट 1060-1080 करेंगे। सवाल शॉर्ट में ही बताइएगा। अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड का इंट्राडे का टारगेट क्या होगा? गोल्ड का इंट्राडे का टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर 51,200 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। इंट्राडे 50-920 तक जा सकता है। सर आखिरी सवाल नरेश कुमार जी का है चेन्नई से। क्या सोना 49,000 और चांदी 58,000 नीचे आएगी बीरेन जी? फिलहाल कम, फिलहाल सेंटिमेंट हल्का सा पॉजिटिव है। रवि जी आपको लग रहा है 49,000 सोना और 58,000 चांदी आएगी नीचे? चांसेस बहुत रेयर है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये नेक्स्ट वीक में डेटा आने चालू हो गए, थोड़ा स्ट्रेस डेटा में दिखेगा, तो मैं नेक्स्ट वीक पॉजिटिव उम्मीद कर रहा हूं। शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और सारे दर्शकों के कॉल दिए और बेहतरीन आउटलुक भी समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आए स्वदेश विशेष। नमस्कार।